कैंडिडेट जुड़ गए एक बार से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट सेशन पर पहली बार विजिट कर रही हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है, काफी इजी सा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ सभी को याद होगा। जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बात करेंगे अपन टॉपिक वाइज, उसके साथ ही हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उससे रिगार्डेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो अपन बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक से कंटिन्यूअसली अपन आगे कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। तो डेली आपको कॉपी पेन साथ में रखना है, नोटबुक साथ में रखनी है ताकि डेली आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सके। यानी कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन का मार्क आप लगा लीजिएगा और क्लास के एंडिंग में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। हर क्वेश्चन के लिए एक सफिशिएंट टाइमिंग आपको दिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलेगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और यहां से मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। चलेगा, क्वेश्चन सीधा सा आपके सामने लिखा हुआ है। आई थिंक सबने जवाब ढूंढ लिया होगा, सबको जवाब पता चल गया होगा। चलिए देखिएगा, द बेसिक यूनिट ऑफ दी लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट हम किसको कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या सर, 1 बाय 1 निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे अपन इस एलिमिनेशन मेथड की कि कहां पर किस तरीके से काम आता है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन के। देखिएगा, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की फिजिकल यूनिट क्या होती है, आंसर आपको देना है अंडर द ऑप्शन के हिसाब से। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन यहाँ पर है डीएनए, सी ऑप्शन यहाँ पर है सेल और डी ऑप्शन यहाँ पर है टिश्यू। तो कौन सी यूनिट होती हैं जिसको बेसिक और फिजिकल यूनिट कहा जाता है लाइफ का, किसको कहते हैं। आंसर आपको देना है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा। चलेगा, बात करते हैं अपन फिजिकल यूनिट ऑफ द सेल। पढ़ा होगा आपने, ऐसी लाइन पढ़ी होगी, फिजिकल यूनिट ऑफ द सेल, आपने इस तरीके से लाइन पढ़ी होगी। बेसिक यूनिट ऑफ द सेल आपको ऐसी लाइन देखने को मिली होगी। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल और यूनिट ऑफ दी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दी बॉडी या लाइफ, इस तरीके से आपने लाइनें पढ़ी होगी। उम्मीद करता हूं सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो वो अब पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, एक ऑर्गेनिज्म की अपन बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की अपन बात करते हैं यानी आप ह्यूमन की बात कर लीजिएगा। किसकी सर, ह्यूमन की बात कर लीजिएगा। ह्यूमन बना हुआ है एक ऑर्गन सिस्टम से, यानी बॉडी सिस्टम से। क्या है कि बॉडी सिस्टम है और बॉडी सिस्टम से अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है सर, ऑर्गन है। क्या है सर, ऑर्गन है। और ऑर्गन बना हुआ है किससे, ऑर्गन बना हुआ है किससे सर, टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू किससे बना हुआ है सर, सेल से बना हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि बेसिक और फिजिकल यूनिट ऑफ दी लाइफ क्या होता है सर, सेल होता है। यानी सबसे बात अपन करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, अपन बात करें किसकी, लाइफ की। लाइफ बोले तो सर एक ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो रहा है तो किस तरीके से स्टार्ट होता है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट यूनिट आती है आपकी सेल बॉडी। क्या सर, सेल आती है, सबसे बेसिक यूनिट है सेल। सेल जब ग्रुप हो जाते हैं, सेमिलर सेल आपस में ग्रुप हो जाती हैं तो सर उसको कहा जाता है सर टिश्यू। क्या कहा जाता है सर, टिश्यू कहा जाता है। और टिश्यू जब ग्रुप हो जाते हैं, सेम टिश्यू जब ग्रुप हो जाते हैं तो उससे बनता है सर ऑर्गन। क्या बनता है सर, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जब ग्रुप हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है सर, सिस्टम बनता है। और सिस्टम क्या है सर, आपकी बॉडी है। क्या है सर, आपकी बॉडी है। और हम कह सकते हैं कि फिजिकल और बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या होता है सर, एक सेल होता है। आई थिंक सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। सेल जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, फिजिकल यूनिट कहा जाता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को घुमाने की तो सिंपल सी एक लाइन भी बार बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर
कि बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट किसको कहते हैं सर? सेल को ही कहते हैं। लाइफ की बेसिक यूनिट सेल ही होती है। अगर बात अपन करें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, इस लाइफ की जगह आपके क्या आ जाता है सर? बॉडी भी आ जाता है, तब भी आपका आंसर क्या जाता है सर? सेल जाता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होता है सर? सेल होती है। बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ की अगर बात करें तो सर सेल होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी की बात करें तो सर सेल होती है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिजिकल यूनिट पूछे, चाहे स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे, चाहे फंक्शनल यूनिट पूछे, चाहे बेसिक यूनिट पूछे, किसकी? लाइफ की या फिर बॉडी की, आपका आंसर जाएगा सर डायरेक्टली सेल। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसी तरीके से सेल के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा साथ में, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी क्वेश्चन को देख सके और सभी इनका बेनिफिट ले सके। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म आप समझते होंगे, मेटाबॉलिज्म आप समझते होंगे। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है मेटाबॉलिज्म। और ऑक्सीडेटिव मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है सर? मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यहाँ पर है लाइसोसोम, बी ऑप्शन यहाँ पर है राइबोसोम, सी ऑप्शन यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन यहाँ पर है न्यूक्लियस। कौन सा सेलुलर ऑर्गन है जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आंसर कमेंट कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है सर, वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम जनरली हम पावर हाउस ऑफ दी सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर? पावर हाउस ऑफ दी सेल। किस नाम से? पावर हाउस ऑफ दी सेल। सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाने वाला एक सेलुलर कंपोनेंट होता है जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का काम करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। किस तरीके से पूछा जा सकता है? पावर हाउस ऑफ दी सेल इज नोन एज दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें जनरली कुछ पॉइंट की माइटोकॉन्ड्रिया से रिगार्डेड, तो माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि रोड और ओवल शेप होता है। रोड और ओवल शेप ये होता है और इसके अंदर जनरली अपन अगर बात करें तो एटीपी जो बनती है, आप सब जानते होंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जो बनती है वो बनती है, यानी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होता है। तो याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। चलिएगा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। चलिएगा,
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कौन करवाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। बात अपन कर रहे हैं सर सेल की, तो सेल के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कौन करवाता है या फिर किसके अंदर परफॉर्म्ड होता है। तो आंसर आपको देना है पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यहाँ पर है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है यहाँ पर राइबोसोम, सी ऑप्शन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है यहाँ पर न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर पुट करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। चलेगा। इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पॉन्सिबल, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोशिका का बिजली ग्रह, हिंदी में हमने पढ़ा होगा। कोशिका का जो बिजली ग्रह है वो किसको कहते हैं? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा सर? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है सर? क्या ऐसा इसके अंदर स्पेशल होता है? तो इसके अंदर याद रखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं सर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए सर? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके रिजल्टेंट वहां पर एटीपी बनता है। एटीपी बनता है तो जनरली अपन कह सकते हैं कि एटीपी का जो सिंथेसिस होता है, एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है। और एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम कहां पर होते हैं सर? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम के थ्रू यहां पर एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट वहां पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी सिंथेसिस वहां पर होती है। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी किसको कहेंगे सर? एटीपी एक पावर की एक फॉर्म है जिसको अपन जनरली एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, यानी पावर की एक यूनिट कह सकते हैं, पावर ही हम कह सकते हैं। ऊर्जा जिसको कहते हैं, एनर्जी जिसको कहते हैं, वही आपकी एटीपी। तो एटीपी बनती कहां है सर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया बनवाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनवाता है सर? उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफाइड एंजाइम होता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट वहां पर एटीपी सिंथेसिस होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं सारी रामायण आपको समझ में आ गई होगी और काफी अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सभी ऑर्गेनेल्स वहां पर इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बाकी बेसिक रोल आपको पता चल गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का सिंथेसिस वहां पर करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली ग्रह कहा जाता है। देखिएगा फ्रेंड, उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलेगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्वास कंपोनेंट ऑफ द सेल within which various organelles and particles are suspended is। देखिए सिंपल सा कहा गया है, मान के चलिएगा आपका ये सेल है, ये सेल है, यहां पर आपका न्यूक्लियस है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा तभी आपको आंसर आएगा। देखिएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं,
हम कभी कभी और अधिकतर बार क्या करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ा, हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया, और तुरंत जवाब को टिक करके गोला भर देते हैं। आप सबको पता होगा आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं है कि आपने टिक किया और बाद में हटा दोगे या चेंज कर दोगे, नहीं होगा। एक बार गोला भर गया मतलब गोला भर गया। उसके अलावा अगर आप गोला भरते हैं तो वापस से वो भी आपका कट जाता है। और आप सबको पता है आपके एग्जाम के अंदर 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को 2 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। आप सबको पता है कि टाइमिंग आपके पास कम है और टाइमिंग को कंज्यूम देखते हुए टाइम किस तरीके से आपको लेना है उसके हिसाब से देखते हुए क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा ये कह रहा है कि एक्वास कंपोनेंट ऑफ दी सेल, सेल के अंदर कुछ एक्वास कंपोनेंट होता है। एक्वास कंपोनेंट की बात अपन करें तो जनरली लिक्विड की बात ये कर रहा है, जिसके अंदर आपके सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं। तो उस एक्वास कंपोनेंट को आप क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर है साइटोसोल, बी ऑप्शन यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन यहाँ पर है न्यूक्लियस और डी ऑप्शन यहाँ पर है साइटोब्लास्ट। क्या इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा? आंसर आपको बताना है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर इसका बताया जाएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें एक्वास कंपोनेंट की, एक्वास कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है आपका साइटोसोल। क्या होता है सर? साइटोसोल। अब वो कैसे होता है देखिएगा, आपने इजीली अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। आपकी ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर आपका बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। जी बिल्कुल होता है। ये आपकी क्या हुई सर? सेल वाल हुई, सेल वाल हुई। ये आपका क्या हुआ सर? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस और सेल वाल के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड बोले तो एक्वास सॉल्यूशन पाया जाता है, एक्वास कंपोनेंट पाया जाता है इस बीच में, ये वाला। और इस एक्वास कंपोनेंट के अंदर ही, एक्वास कंपोनेंट के अंदर ही आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं सर? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसके कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एक्वास कंपोनेंट होता है, क्या होता है सर? एक्वास जो कंपोनेंट होता है, उस एक्वास कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? देखिएगा यहाँ पर हम बात करें तो लिक्विड जो यहाँ पर है, उस लिक्विड को कहते हैं अपन साइटोसोल। क्या कहते हैं सर? साइटोसोल हम कहते हैं। अब इस लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें, इस लिक्विड के अंदर इसके सेल ऑर्गेनेल्स शामिल हो जाते हैं। क्या सर? सेल ऑर्गेनेल्स अगर शामिल हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स शामिल हो जाते हैं तो इस कंबाइंड जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं सर साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं सर? साइटोप्लाज्म हम कहते हैं। यानी जनरली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लिक्विड जो है, एक्वास सॉल्यूशन जो है, एक्वास कंपोनेंट जो है वो क्या होता है? तो वो तो होता है आपका साइटोसोल। अब साइटोसोल के अंदर क्या पाए जाते हैं सर? वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। देख क्वेश्चन समझिएगा, एक्वास कंपोनेंट आपको अलग दिया हुआ है और कहा गया है कि उस एक्वास कंपोनेंट के अंदर आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो एक्वास कंपोनेंट यानी कि जनरली अपन कह सकते हैं लिक्विड कंपोनेंट। तो ये लिक्विड कंपोनेंट तो हो गया आपका साइटोसोल। क्या हो गया सर? साइटोसोल हो गया। अब इस लिक्विड के अंदर अगर आपके सेल ऑर्गेनेल्स शामिल हो जाते हैं तो इस कंबाइंड जो सॉल्यूशन बनता है, कंबाइंड जो सॉल्यूशन बनता है, उस कंबाइंड सॉल्यूशन को बोला जाता है सर साइटोप्लाज्म। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर से याद रखने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखें, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचता रहे, सभी सेशन का बेनिफिट लेते रहे। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से कंटिन्यू सेशन आप तक पहुंचता रहे। चलेगा,
बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सब जानते हो, और शॉर्टकट में जिसको कहते हो आप ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अपन बात करें तो ये आपने दो तरीके की पढ़ी होगी, आई थिंक आपको याद हो तो। एक तो पढ़ी है आपने, दो प्रकार की ये पढ़ी, एक तो पढ़ी आपने RER पढ़ी होगी, दूसरे टाइप की जो पढ़ी आपने SER आपने पढ़ी होगी। सर RER मतलब क्या सर, SER मतलब क्या, तो देखिएगा RER अगर अपन बोले तो RER बोले तो रफ, क्या सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R फॉर रफ, और ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर S बोले तो स्मूथ, और ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो टाइप की यहाँ पर रेटिकुलम्स होती है, और दोनों टाइप की कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, वो अपन आगे बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ, जनरली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो किसके सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जनरली क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेगा, लिपिड्स, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन, और डी ऑप्शन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। जनरली क्वेश्चन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर या उसके थ्रू किस चीज का सिंथेसिस किया जाता है या होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा गया है, सिंथेसिस क्या करवाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस करता है, तो जनरली अपन, और हमारा आंसर यहां पर सीधा सा जाएगा सर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER अगर बात अपन करते हैं तो यह प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करवाता है वो आपको बताया जाएगा। देखिएगा आपने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पढ़ा, पहले मैंने आपको बताया कि ER हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ER हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके सरफेस पर इस प्रकार से राइबोसोम्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं, और वो राइबोसोम्स हैं वो क्या करवाते हैं सर, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं सर, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। तो याद रखेगा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर देखेगा यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया होता कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करवाता है, और आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाते, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि ER तो है, ER में दोनों ऑप्शन मिल जाता है, SER भी मिल जाता है और RER भी मिल जाता है। अब आंसर क्या लगाओगे, तो बेसिक और फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए सर, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, और आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले देखिए आप सबको बता दिया गया है मिशन एजुकेशन
एप्लीकेशन पर, मिशन एजुकेशन एप्लीकेशन जो कि जीवन एजुकेशन का ही एप्लीकेशन है, वहां पर इससे रिगार्डेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वहां पर ज्वाइन होइएगा और टेस्ट को सोल्व कीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट उससे होगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से मोल्डेड करके बनाए हुए हैं जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, वहां पर हमने कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट करके उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इजी सा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। विच मीडियम इज सुटेबल फॉर दी सेलुलर एक्टिविटी। देखिएगा, सेल होती हैं, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको सेलुलर एक्टिविटी हम कहते हैं। और सेलुलर एक्टिविटी जो होती हैं वो कौन से मीडियम में जनरली होती हैं। यहाँ पर जनरली बात की जा रही है पीएच वैल्यू की, पीएच वैल्यू की बात की जा रही है, यानी वो मीडियम कौन सा होगा सर, एसिडिक होगा सर, वो बेसिक होगा सर, न्यूट्रल होगा, या फिर सभी मीडियम के अंदर सेलुलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। आंसर देना है, आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जनरली सेलुलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में यहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। और हम बात करें सेलुलर एक्टिविटी बेसिक में देखने को मिलती है, और बेसिक में किस पीएच पर ये रेंज होता है। देखिएगा, अगर हम बात करें सेल के अंदर तो सेल देखिएगा, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, सेल वॉल के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को सर हमने क्या बोला, साइटोसोल बोला। और साइटोसोल के अंदर कुछ सेल्स ऑर्गेनेल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और कंबाइंडली उसको साइटोप्लाज्म हमने कहा, यही कहा। तो हम जनरली बात करें साइटोप्लाज्म की, किसकी सर, साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर जनरली जो पीएच वैल्यू देखने को मिलती है, जनरली पीएच वैल्यू देखने को मिलती है 7.2। जब सेलुलर एक्टिविटी होती है उसमें पीएच वैल्यू कितनी सर, 7.2 होती है। और 7 पॉइंट सर क्या है, स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली एल्केलाइन है, यानी बेसिक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेलुलर एक्टिविटी की बात करेंगे अपन लाइसोसोम के अंदर, तो वो बेसिक नहीं एल्केलाई मीडियम ढूंढता है। कौन सा सर, बेसिक नहीं, वो एल्केलाई मीडियम ढूंढता है। देखिए, अगर बात करें सभी सेल एक्टिविटी की, पूरी बॉडी के अंदर सेलुलर एक्टिविटी होती है, उसके लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.2 के अराउंड होती है, यानी बेसिक मीडियम ढूंढता है। क्या सर, बेसिक मीडियम ढूंढता है। लेकिन अगर एक्सेप्ट से रिगार्डेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइसोसोम एक मात्र जनरली अपन कह सकते हैं लाइसोसोम्स जो होता है वो ऐसी बेसिक में नहीं, एसिड में एक्टिविटी करता है, और समथिंग अराउंड 5 के समथिंग पीएच उसकी होती है, अराउंड 5 के समथिंग उसकी पीएच होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अपन आज बात करेंगे इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक क्वेश्चन। बाकी आगे अपन बात करेंगे कंटिन्यूअसली। देखिएगा इस क्वेश्चन को, आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि बेसिकली आज हमने पहली क्लास स्टार्ट की और पहली क्लास के अंदर बेसिक से अपन ले रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है 7 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू
देखिए काफी सिंपल सा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके गलत होते हैं। मोस्टली लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चन जो होते हैं, इसी तरीके से गलत होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और सबको पता है, सब इसमें दिमाग लगाएंगे, लेकिन दिमाग लगाकर भी इस क्वेश्चन को वो गलत ही करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, क्वेश्चन समझ में आया कि नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल हैं उनमें टिश्यू कौन सा है। पहला ऑप्शन ब्रेन, बी ऑप्शन ब्लड, सी ऑप्शन लीवर और डी ऑप्शन स्टमक। आई थिंक क्वेश्चन पर फोकस कर रहे होंगे आप, और क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आपको आंसर पुट करना है फटाफट से। देखिएगा समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आंसर भी आपका सही रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर हम बताएंगे क्या सही रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ब्लड। देखिएगा ब्लड कैसे इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर टिश्यू है, इन फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि टिश्यू होता है। तो सर टिश्यू होता है तो सर ब्रेन भी टिश्यू से ही बना है, लिवर भी टिश्यू से बनी है, स्टमक भी टिश्यू से बनी। हाँ ये टिश्यू से बनी है लेकिन टिश्यू नहीं है, टिश्यू से बनी है लेकिन टिश्यू नहीं है सर। ये क्या है सर, ऑर्गन है। और क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है कि टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है, और काफी सारे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि दिमाग ज्यादा लगाते हैं। दिमाग ज्यादा आपको नहीं लगाना है, जितना क्वेश्चन लगाने की कहे, जितना दिमाग क्वेश्चन कहे कि इतना दिमाग लगाए उतना दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिएगा ब्रेन भी एक ऑर्गन है, लीवर भी एक ऑर्गन है, स्टमक भी एक ऑर्गन है, ये आपको याद होना है। लेकिन ब्लड जो है एक टाइप का टिश्यू है, और एक टाइप का बोले तो सर कौन सा टिश्यू, आई थिंक सबको पता होगा। ब्लड को जनरली डिफाइन करते हैं, ब्लड क्या है सर, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं सर इसको, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। कि सर किसको कहते हैं, सर ब्लड को कहते हैं। तो बाकी सारे यहाँ पर ऑर्गन है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सर आपका चला जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा, क्योंकि सेशन आज आपका पहला है इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया है। कंटिन्यूअसली सेशन में आपको काफी बेनिफिट होगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ सभी को याद होगा। काफी सारे तो देखिए फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में ही ढेर हो जाते हैं, लेकिन फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। देखिएगा SLE इज अ डिजीज ऑफ, जो SLE है वो डिजीज किसकी है, किसकी बीमारी है SLE। ऑप्शन पहला यहाँ पर बोन है, दूसरा यहाँ पर एरिथ्रोसाइट है, तीसरा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, और चौथा यहाँ पर जॉइंट है। तो SLE सबसे पहले तो आपको जानना है कि SLE होता क्या है। SLE होता क्या है सबसे पहले तो ये आपको जानना है। तो देखिएगा SLE के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, काफी कुछ यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो SLE जनरली अपन कहेंगे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। क्या, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, इसको अपन जनरली जानते हैं, और SLE इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि क्या है सर, एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। सर क्या होती है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, जो कि जनरली किसकी होती हैं। तो किस अंडर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए उनमें से आपको आंसर ढूंढना है कि ये जो डिजीज होती है जनरली किसके अंदर देखने को मिलती है। देखिएगा बोन, एरिथ्रोसाइट, कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट।
देखिए अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपन देखें, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू का। SLE जो है वो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस होता है, जो कि एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। किसकी सर? कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन और सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन और सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो याद रखना है। तो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऑटो इम्यून क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन और मल्टीपल सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके अंदर एक बेसिक कैरेक्टर आपको बताया जाए तो एक बटरफ्लाई शेप, यहाँ पर बटरफ्लाई के जैसे यहाँ पर रेसेस देखने को मिलते हैं। याद रखना, बटरफ्लाई लाइक रेसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, बटरफ्लाई लाइक रेसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं सर? नोज और चिक पर, पूरी नोज पर और चिक पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोज और चिक पर यहाँ पर रेसेस देखने को मिलते हैं। सर किस टाइप के? सर बटरफ्लाई लाइक है, बटरफ्लाई लाइक है। इरिथ्रोमेटस यहाँ पर नाम से लिखा हुआ है। इरिथ्रोमेटस जो लिखा हुआ है ई बोले तो इरिथ्रोमेटस और ई बोले तो इरिथ्रोसाइट, यानी रेड कलर के यहाँ पर बटरफ्लाई लाइक रेसेस देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, सिस्टेमिक लूपस डिजीज जो होती है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस जो डिजीज होती है वो एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही मतलब कि मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इसमें शामिल हो जाते हैं। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और बेसिकली बटरफ्लाई लाइक यहाँ पर रेसेस देखने को मिलते हैं ओवर द नोज और चिक। अब इसमें सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, जो एरिथ्रोमेटस है इसको नाम क्यों लिया सर? इरिथ्रोसाइट सर कौन से कलर की? सर रेड कलर की। और रेड कलर की बोले तो यहाँ पर सर रेड कलर के रेसेस देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू इज टर्म्ड एज। ठीक है, देखें सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है और आई थिंक आपने ध्यान से क्लास को देखा है, तो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन ये, स्ट्रक्चर कंपोज्ड 2 और मोर, 2 और 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर ऑफ किसकी सर? टिश्यू की। 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू कंपोज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आंसर आपको देना है। ए ऑप्शन यहाँ पर है ऑर्गन, बी ऑप्शन है यहाँ पर सीरस मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू और डी ऑप्शन है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। क्या उसको कहेंगे? आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से आप सबको याद होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं। देखिएगा, टिश्यू है 2 और 2 से ज़्यादा आपस में ग्रुप बन गए, आपस में जुड़ गए हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे सर? उस ग्रुप को हम कहेंगे, सीधा सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या कहेंगे सर? उसको ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ऑर्गन कहेंगे। अब सर ऑर्गन कैसे कहेंगे? तो सर एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। सबसे पहले और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी लाइफ की, आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर सेल। क्या होती है सर? सेल। अगर सेल ग्रुप बन जाती हैं, सेल अगर ग्रुप्ड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं सर, उसको बोला जाता है सर टिश्यू। क्या बोला जाता है सर? टिश्यू। अगर टिश्यू जमा हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, तो सर उसको बोलते हैं सर ऑर्गन।
और अगर ऑर्गन कंपोज हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं सर, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम है, यही आपकी क्या है सर? बॉडी है। यही आपकी क्या है सर? बॉडी है। इसलिए याद रखेगा, बेसिक यूनिट, फिजिकल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, दैट इज सेल। सेल के बाद सेल कंपोज हुई, टिश्यू बनेगा, टिश्यू कंपोज होंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन कंपोज होंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम आपकी कंबाइंडली होती है, दैट इज बॉडी होती है। तो बेसिक यूनिट हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इजी सा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो भी जुड़ा हुआ है कैंडिडेट सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट करा है सेशन को या चैनल को, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू क्वेश्चन आपको सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of these are the most abundant tissue in the human body? देखिए क्वेश्चन सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। मोस्ट एबुंडेंट मतलब कि अपन जनरली बात करें प्रचुर मात्रा में यानी कि ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो टिश्यू पाया जाता है, तो वो टिश्यू कौन सा होता है, आपको आंसर बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा, ऑप्शन पहला यहां पर एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स, सी ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू और डी ऑप्शन है नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है कि आपकी बॉडी के अंदर मोस्ट एबुंडेंट यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर शामिल होता है, वो आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आंसर दीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? नेक्स्ट सेशन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सेशन काफी अच्छा आपको लगा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए और इनसे रिगार्डेड कुछ आप सीखे हैं, और इससे रिगार्डेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी मिलते हैं पर नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। लेकिन जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ गए हैं, जो भी जुड़े थे और आए थे चले गए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप चाहते हैं, कंटिन्यू क्लास आप चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। और नर्सिंग ऑपरेशन के रिगार्डेड अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्ले स्टोर से मिशन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे लिखी हुई है, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम आईडी से आप हमें जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पर नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही।